वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस जर्नी टू एक्सलेंस। वेस्ट बंगाल जीके को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप और ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एबल हो जाओगे गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में जान जाओगे। चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अलावा वो कौन कौन सा पदभार संभालती है और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ममता बनर्जी किस पोस्ट में किस पदभार में थी, वो सारी चीज़ों के हम लोग जानेंगे वेस्ट बंगाल का मिनिस्टर्स के बारे में। टीएमसी पार्टी का फाउंडेशन कैसे हुआ, कब हुआ, कौन है चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ये सब बारे में जानेंगे। कोलकाता शहर का नामकरण कोलकाता कैसे हुआ, इसका ओरिजिन उत्पत्ति कैसे हुआ, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, कंप्रीहेंड करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट और उसके दीगर बेंचेस के बारे में। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं आज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल जीके, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अपने प्यारा भारत में वेस्ट बंगाल किधर में है। तो ये अपना प्यारा भारत का मैप आ गया और इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है हमारा, ये वाला पार्ट, ये रेड पार्ट, यही है अपना वेस्ट बंगाल। और इधर में जो आप लोग देख रहे हो छिटपुट छिटपुट, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल से इसका कुछ रिलेशन है, बाद में हम लोग इसी स्लाइड में इसी वीडियो में देखेंगे। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये जो वेस्ट बंगाल छोटा सा दिख रहा है, इसको जूम इन यानी कि बड़ा साइज में करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, ये बड़ा साइज में इस तरह से दिखता है वेस्ट बंगाल। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे एकदम चिकन जैसा दिखता है, इस तरह करके, है ना, बिल्कुल। ये पाँव हो गया, ये पूंछ हो गया, ठीक है, ये सर हो गया, ये पूंछ हो गया, ये पाँव हो गया, चिकन जैसा लगता है। इसका भी बात है, बाद में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का सरकार कैसे चलता है। तो सरकार का सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट होता है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है वो गवर्नर का। हम लोग गवर्नर के बारे में जानेंगे। तो वेस्ट बंगाल का प्रेजेंट गवर्नर है, यानी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि 1 जून 2022 को गवर्नर साहब हैं जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जी कौन, तस्वीर में देख लीजिए, यह है जगदीप धनखड़ महाशय और ये 28वां गवर्नर है वेस्ट बंगाल का। जगदीप धनखड़ जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इससे पहले गवर्नर बनने से पहले और क्या क्या पोस्ट में रह चुके थे। तो देखिए, सिंस 30 जुलाई 2019 से ये जगदीप धनखड़ जी गवर्नर राज्यपाल पोस्ट पर सुशोभित हो रहे हैं। फॉर्मर लीडर ऑफ बीजेपी, बीजेपी का पहले के लीडर था, बीजेपी पार्टी से था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी का सरकार है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर वो एक केंद्र का एजेंट जैसा ही काम करते हैं राज्यपाल। एडवोकेट एट द एससी, यानी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट रह चुके हैं, लोकसभा का मेंबर रह चुके हैं राजस्थान से। आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर तो सभी को मालूम है, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी जी है। ममता बनर्जी को एक और नाम से पुकारते हैं, ममता बंदोपाध्याय भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज दीदी, बल्कि दीदी नाम से तो कुछ ज्यादा ही फेमस है पूरा भारतवर्ष में। यहाँ पर देखो, यहाँ बनर्जी है और यहाँ पर बंदोपाध्याय है। दरअसल ये इंग्लिशाइज्ड फॉर्म है और बंदोपाध्याय ये संस्कृत या फिर बंगाली टर्म है, दोनों बोथ आर सेम। ममता बनर्जी का भी तस्वीर देख लेते हैं। ये महिला ममता बनर्जी, ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज दैट, बट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर एट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल का 8वां चीफ मिनिस्टर। इनकम्बेंट कहने का मतलब विराजमान है, अपने सिटिंग सीएम है हम लोग का। चीफ मिनिस्टर तो ये ममता बनर्जी किस पार्टी से, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी इनका क्या है, तो ऑब्वियसली टीएमसी है, सभी को जानते हैं, बट इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये है AITC, ये पार्टी है। और इसका सिंबल और फ्लैग थोड़ा देख लीजिए, ये है इलेक्शन सिंबल और ये है का पार्टी फ्लैग, यानी कि झंडा है। अब ये चीजें एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, बट एज ए जनरल नॉलेज आपको जान कर रखना चाहिए, क्योंकि आप सिटीजन है ना, अब बंगाल में रहते हैं ना, तो इस तरह से जान के इसलिए भी आपको जान के रखना चाहिए। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस फाउंडेशन कब हुआ इसका, यार फाउंडर कौन है, सबसे पहले बात करते हैं। तो फाउंडर खुद ममता बनर्जी है और इसका फाउंडेशन हुआ, यानी कि कब इसको फाउंड किया गया, स्थापित किया गया, ये किया गया था 1 जनवरी 1998 को, 1998 में। एटलीस्ट आप लोग ये ईयर को याद रखोगे, 1998। और चेयरपर्सन कौन है, खुद ममता बनर्जी है। प्रेसिडेंट साहब कौन है, प्रेसिडेंट है सुब्रता बख्शी और जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी का भतीजा ही लगता है। तो आजकल एग्जाम में ये पॉलिटिकल व्यूज से भी क्वेश्चंस बन रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। अब चीफ मिनिस्टर तो ममता बनर्जी रह चुकी है, अभी भी है, लेकिन ये कितने बार मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इससे पहले भी तो इलेक्शन में जीती थी वो चीफ मिनिस्टर वही थे। तो हम लोग देखते हैं अभी तक 3 बार ये चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। तो फर्स्ट टर्म कब से कब तक था, ये देखते हैं।
फर्स्ट टर्म था 2011 से 2016 तक, ये पहला टर्म। दूसरा टर्म था 2016 से 2021 तक, और तीसरा टर्म 2021 से अब तक तो ये चल ही रहा है। यानी कि जो पिछले साल ही मई महीना 2021 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में भी टीएमसी पार्टी का ही बहुमत मिला है वेस्ट बंगाल में। तो अभी तक तो यही चला रही है सरकार, टीएमसी पार्टी, यानी कि ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग एडिशनल मिनिस्ट्रीज क्या है। अब चीफ मिनिस्टर तो ऑलरेडी ममता बनर्जी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी ये कौन कौन सा पदभार मिनिस्ट्री संभाल रही है, इसको हम लोग देखते हैं अपने सरकार में। तो सबसे पहले देखते हैं होम एंड हिल अफेयर्स, उसके बाद में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सभी कुछ ममता बनर्जी डायरेक्टली संभाल रही है। लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड रिफ्यूजी रिलीफ रिहेबिलिटेशन, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, ममता बनर्जी के पास है। इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स, प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम एंड मॉनिटरिंग, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये सारा कुछ, ये सारा मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास ही है। चीफ मिनिस्टर के होने के अलावा ये सारा पोस्ट को संभाल रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। दरअसल नॉर्थ बंगाल आए दिन बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन बनना अब बहुत चांसेस है। अब ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, ममता बनर्जी का जो ऑफिस है, उनका एड्रेस क्या है, जिसको सेक्रेटारिएट भी कहते हैं, तो वो है नबन्ना, हावड़ा में पड़ता है। ये बात को याद रखो, नबन्ना बिल्डिंग का नाम है और सेक्रेटारिएट का ममता बनर्जी जी का ऑफिस है, सीएम का ऑफिस, ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। याद रहे, कोई कोई इसको कोलकाता समझ लेते हैं, नहीं, वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वो एमपी हुआ करती थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी लोकसभा का। और जब वो लोकसभा का मेंबर थी ना मेरे भाई, उस वक्त वो बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट में था, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स में रह चुका था। तो कौन कौन सा यूनियन मिनिस्ट्रीज वो पदभार संभाली हुई है, इनको देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो रेलवे मिनिस्ट्रीज को संभाला था, यानी कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे रह चुकी थी, और वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार रह चुकी थी। तो रेलवे मिनिस्टर, इसको देखते हैं हम लोग। 1999 से 2001 तक, यानी कि जब अटल बिहारी जी का सरकार था, उसके बाद में 2009 से 2011 तक, यानी कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार था, 2 बार यह रेलवे मिनिस्टर संभाल चुकी थी। और ऐसा करने वाली, यानी कि भारत की सबसे पहली महिला रेलवे मिनिस्टर संभालने वाली महिला यही ममता बनर्जी ही थी। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अलावा और कौन सा पोस्ट संभाल चुकी है यूनियन मिनिस्टर्स में। मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, ये संभाल चुके थे, कोयला मंत्री भी थे। उसके अलावा 2004 में था। उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी संभाल चुकी है 2003 में। विदाउट पोर्टफोलियो कहने का मतलब होता है मेरे भाई, उसको कोई मिनिस्ट्रीज तो नहीं दिया गया था, बट फिर भी कैबिनेट मिनिस्टर में थी। ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि उनका हो सकता है सलाह लेना हो सरकारों को, तो कोई पोस्ट ना देने के बावजूद भी किसी एमपी को कैबिनेट मिनिस्टर में रखा जा सकता है। क्लियर, समझ में आया। अब आगे हम लोग देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उनको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लोकेशन का बात करते हैं। लोकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का मैप में वेस्ट बंगाल किस साइड में पड़ता है हम लोग ये देखेंगे। तो ये देखो, ये है अपना वेस्ट बंगाल, ये पूरा इंडिया का मैप है। तो देखो इस साइड में पड़ रहा है, और ये साइड के क्या बोलेंगे, नॉर्थ, साउथ, है ना, वेस्ट और ईस्ट, ये 3 होता है। तो इस साइड में ये पड़ा है, यानी कि ईस्टर्न स्टेट है। तो हम लोग कहेंगे वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट। अब एग्जैक्ट लोकेशन का बात करें तो हम लेटीट्यूड को कैसे नहीं बात करेंगे। तो लेटीट्यूड के हिसाब से अगर बात करें तो 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ एंड 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ, ये इसका लेटीट्यूड का मान है, डेटा है, ये याद रखो। यानी लेटीट्यूड कहने का मतलब जो इमेजिनरी लाइंस गया है उसका बात हम कर रहे हैं। अच्छा, इमेजिनरी लाइंस में अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस इंडिया के बीच बीच से होकर गुजरता है, और वह लाइन है, देखिए इस तरह से, ये जो लाइन गुजर रहा है इंडिया के बीचों बीच से, कहां कहां से गुजर रहा है देखेंगे तो गुजरात से, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा यहां पर टच किया है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, अपना वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। टोटल 8 स्टेट से लाइन गुजर रहा है बीचों बीच। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा वेस्ट बंगाल से भी गुजर रहा है, ये देख सकते हो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि इसका मान देखो कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पासेस थ्रू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, और इस जगह में वेस्ट बंगाल का
कैपिटल सिटी है यानी कोलकाता है, तो ये क्वेश्चन डब्ल्यूबीसीएस में कई बार आ चुका है कि कोलकाता शहर के नजदीक में कौन सा इमेजिनरी लाइन गुजर रहा होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक रीजन, इक्वेटर, ये सारे ऑप्शंस दिया गया था। तो आंसर होगा उसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजर रहा है वेस्ट बंगाल से। करेक्ट, समझ में आया। हम लोग आगे जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन करेंगे, बांटेंगे। आगे देखते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूड के बारे में यानी कि देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर के हिसाब से देशांतर मान कितना है, 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड 89 डिग्री 53 मिनट ईस्ट। 53 की जगह हो सकता है 50 रहे, 50 रहे, राउंड फिगर में चलेगा। ये क्वेश्चंस डब्ल्यूबीसीएस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एस्टैब्लिश्ड यानी कि वेस्ट बंगाल कब स्थापित हुआ एज ए स्टेट, पूरा स्टेटहुड इनको कब मिला। तो ये मिला 26 जनवरी 1950 को। करेक्ट है। देखो अब कहीं कहीं आप लोग मिलोगे फॉर्म्ड इन 1947 यानी कि 1947 को वेस्ट बंगाल स्टेट बन गया, ऐसा आप लोग कहीं गूगल में, इंटरनेट पे, बुक्स में पाओगे। मेरे भाई वो गलत नहीं है, बट ऑफिशियली अगर बात करें, बट पीएससी का एग्जाम में, वेस्ट बंगाल पीएससी डब्ल्यूबीसीएस 2019 का मेंस का क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आया था कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का आपको ईयर पूछा गया था, तो 1950 आंसर की में माना है पीएससी ने, तो हम लोग भी इसी को मानेंगे, ऑफिशियली यही है। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल। ये तो बहुत आसान है, कोलकाता सभी को जानते हैं, बट कोलकाता को किस नाम से पुकारा जाता है, जैसे कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं यानी कि भारत का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली है। उसी तरह कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कोलकाता को कहा जाता है। सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है, महलों का शहर। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है यानी कि खुशियों का शहर। इस तरह से कई नामों से पुकारते हैं। अब जब बात आ ही गई है कोलकाता शहर के बारे में, तो हम लोग डिटेल में जानते हैं कोलकाता के बारे में यानी कि सिटी ऑफ कोलकाता। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, अब तो कोलकाता हुआ है, पहले नाम इसका केलकटा हुआ करता था। वो केलकटा से कोलकाता क्यों और कब बना, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका थोड़ा सा इतिहास में हम लोग को जाना होगा, हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो 3 विलेजेस था 16th-17th सेंचुरी के आसपास, 16वीं शताब्दी के आसपास का मैं बात कर रहा हूं, जब अंग्रेज का भारत में आगमन हो रहा था, यूरोपियंस लोग आ रहे थे। पहला था कालिकाता, दूसरा था गोविंदपुर और तीसरा था सुतानाते। ये तीनों ही विलेजेस मुख्य ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे उस समय, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी, मुख्य ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे। हम लोग जानते हैं 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास ही तो अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, यूरोपियंस आ चुके थे हमारे भारत में और वो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ट्रेडिंग सेंटर मुख्य रूप से ये तीनों रह चुके थे अपने इधर वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो, माने बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ, जिसमें कालिकाता सबसे महत्वपूर्ण था ट्रेडिंग सेंटर के हिसाब से। तो एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो था जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ने क्या किया, 1686 में इन तीनों ही विलेजेस को, तीनों ही गांव को मिक्स कर दिया, आपस में मर्ज कर दिया। और चूंकि कालिकाता मुख्य सेंटर था, इसीलिए इन तीनों विलेजेस को कालिकाता नाम से रख दिया। लेकिन चूंकि ये कालिकाता वर्ड, ये शब्द है इंडियन वर्ड शब्द, और ये अंग्रेज को तो शब्द हिंदी शब्द या बंगला शब्द यानी कि इंडियन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करना ढंग से आता ही नहीं था। तो इस कालिकाता को वो लोग नाम रख दिए केलकटा। समझ में आया? तो केलकटा नाम तब से पड़ गया शहर का नाम केलकटा बोल के। अब हम जानते हैं आगे, तो इस तरह से केलकटा शहर का फाउंडर कौन है, तो एक तरह से माना जाता है जॉब चार्नॉक को ही माना जाता है केलकटा का फाउंडर। और ये कब स्थापित हुआ, तो फाउंडेड इन 1686। बट 2003 में केलकटा हाईकोर्ट का जजमेंट में कहा गया है कि केलकटा शहर का कोई फाउंडर नहीं है बोल के। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ केलकटा कौन है, और आंसर की में जॉब चार्नॉक ही था। तो इसीलिए हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, और ऑप्शंस को भी बारीकी से देखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं जो केलकटा है, वो केलकटा और कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा। तो ब्रिटिश इंडिया का ये कैपिटल सिटी भी रह चुका है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि पूरा भारत का बात कर रहा है, सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरा भारत का यह कैपिटल रह चुका है। और कब से कब तक देखो, 1772 से 1911, 1772 से लेकर 1911 तक, जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल हुआ करता था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्लियर, समझ में आया? तो 1911 तक ये कैपिटल हुआ करता था पूरा भारत का, और उस वक्त चूंकि ब्रिटिश का राज था तो ब्रिटिश इंडिया कहेंगे। उसके अलावा कैपिटल ऑफ ऑल ऑफ बंगाल यानी कि पूरा बंगाल का भी कैपिटल रह चुका है। कब से कब तक? 1911 से 1947 यानी कि देश आजाद होने तक।
क्लियर। अब ऑल ऑफ बंगाल कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? देखो 1947 को अपना इंडिया पार्टीशन हो जाता है, इंडिया का बंटवारा हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बन जाता है। तो पाकिस्तान वाला हिस्से में बंगाल का कुछ हिस्सा भी चला गया ना हमारा, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश नाम से एक अलग सा कंट्री भी बन गया, जिसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसीलिए 1911 में जब कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया से हट गया और वो दिल्ली शिफ्ट हो गया, कैपिटल इंडिया का कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो गया, जो आज भी वही है। तो उसके बाद जो कैपिटल कलकत्ता था ना, वो कलकत्ता बंगाल का कैपिटल बन गया। और ये वेस्ट बंगाल नहीं बल्कि ऑल ऑफ बंगाल है, जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था। क्लियर, समझ में आ गया? उसके बाद में जब देश आजाद हो गया 1947 से, तब ये एक्चुअल में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी कि अभी का ये कैपिटल बना 1947 से टिल टुडे यानी कि आज तक। अब ये कलकत्ता कोलकाता आखिर कब बना, हम इसमें बात करते हैं। तो 2001 में मेरे भाई, 2001 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कलकत्ता को चेंज करके कोलकाता नाम रख दिया। तो तब से लेकर आज तक इसका नाम कोलकाता ही है। और यह कोलकाता कालीकाता से ही रिलेटेड है, देख सकते हो, कालीकाता कोलकाता मैचिंग भी है। क्लियर, समझ में आ गया ये सारे चीजें? तो ये रहा हम लोग का सिटी ऑफ कोलकाता का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी, मैंने बता दिया आपको। आते हैं हम लोग मेन पेज में, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बंगाल में। हमने बात किया कैपिटल सिटी कोलकाता के बारे में। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। अ वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम कोलकाता नहीं हुआ है, अभी भी कलकत्ता ही है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट अब क्यों है ऐसा, थोड़ा आप खुद सर्च करके बता सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें आएंगे यहाँ पर, बहुत सारे परिवर्तन करना हो जाएगा ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में डिटेल्स में हम जानते हैं। ये देखो, ये बिल्डिंग ही है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कोलकाता में स्थित है अभी। ठीक है, यही है हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? ये हुआ था 1 जुलाई 1862 को। कम से कम ईयर तो आप लोग याद रखो। और एक एग्जाम में इसका एक्ट भी पूछा गया था, इसलिए मैंने यहां इंक्लूड किया। अंडर द हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया मेरे भाई। और ये इस तरह से भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट बन जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया बोलेंगे, तो आंसर होगा कलकत्ता हाई कोर्ट ही। और फॉर्मली इसको किस नाम से पुकारते थे ये भी देखो। पहले इसको कलकत्ता हाई कोर्ट नहीं कहते थे, 1862 के बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट कहा गया, लेकिन ये पहले से मौजूद था। तो फॉर्मली इसको कहा जाता था द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम। ये याद रखोगे, ये फॉर्मली इसको इस नाम से पुकारा जाता था। क्लियर। फर्स्ट चीफ जस्टिस इस कलकत्ता हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो ये कांग्रेस था, सर बार्नेस पीकॉक नाम का। क्लियर। प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस कुछ महीने पहले ही चेंज हुआ है, नया बन के आया है, वो है प्रकाश श्रीवास्तव। और ये कब बना था देखो, 11 अक्टूबर 2021 यानी कि 2021 में अक्टूबर महीने में, मतलब यही कोई 7-8 महीना हो रहा है। प्रकाश श्रीवास्तव, ये याद रखो आप लोग। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जुरिसडिक्शन कहां से कहां तक है, यानी कि कहां से कहां तक इसका कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र है। तो एक तो वेस्ट बंगाल स्टेट तो रहेगा ही, और दूसरा साथ में देखो यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसलिए मैं तभी मैप में बोला था कि अंडमान निकोबार आइलैंड वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, एक जगह याद रखोगे। तो इसी जगह में वो वेस्ट बंगाल से रिलेट हो जाता है कि वेस्ट बंगाल का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वही कोर्ट देखरेख करता है, सुनवाई करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भी। वहां का जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको भी देखरेख कलकत्ता हाई कोर्ट है। यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कहां से कहां तक फैला है, एक तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है ही है, उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। उसी तरह से लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का केरला हाई कोर्ट है, एग्जैक्टली इन द सेम वे कलकत्ता हाई कोर्ट का भी है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं सर्किट बेंचेस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। देखो कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 सर्किट बेंचेस है। अब सर्किट बेंचेस का मतलब क्या होता है पहले ये समझा देता हूं। सर्किट बेंचेस कहने का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा दूर हो जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट कहां पर स्थित है, ये ऑब्वियसली कोलकाता शहर में है। और अंडमान निकोबार कितना भारत से एकदम हटके अलग है ना, बिल्कुल नीचे है अंडमान, ये बे ऑफ बंगाल के नीचे और इंडियन ओशन के करीब में। तो बहुत डिस्टेंस पड़ता है ना वहां से यहां आने के लिए, छोटा सा केस को लेकर भी कलकत्ता हाई कोर्ट आना पड़ेगा। इसीलिए सर्किट बेंच का निर्माण किया जाता है ताकि दूर वाले को वहीं पर हाई कोर्ट का फैसिलिटी प्रदान किया जाएगा। तो हाई कोर्ट का जजेस ही वहां पर शामिल रहता है, कुछ 1-2-4। तो सर्किट बेंच क्लियर समझ में आया। तो ये एक पोर्ट ब्लेयर में है, ये तो क्लियर है।
ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में एक सर्किट बेंच है। दूसरा सर्किट बेंच हाल फिलहाल में ही बनाया गया है नॉर्थ बंगाल के लिए, स्पेशली नॉर्थ बंगाल का जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिंपोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, ये सारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जलपाईगुड़ी में की बनाया गया है सर्किट बेंच एक, और यह बना है 2019 में, 2019 में। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तरह से करंट अफेयर भी है और जीके भी है मेरे भाई। तो सर्किट बेंचेस कोलकाता हाईकोर्ट का कितना है? 2 है, एक पोर्ट ब्लेयर में जो अंडमान निकोबार का राजधानी भी है, और एक जलपाईगुड़ी में, डिस्टेंस होने की वजह से ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन बेंच ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट। अब ग्रीन बेंच क्या है मेरे भाई? ग्रीन वर्ड से पता चल रहा होगा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो एनवायरमेंटल मैटर्स को, पेटिशंस को सुनवाई करने के लिए, सुनने के लिए हाई कोर्ट को, कलकत्ता हाईकोर्ट का एक अलग स्पेशल बेंच है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन बेंच। और ये कब बना था? डब्ल्यूबीसीएस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये बना था 16 अप्रैल 1996 को, 1986 को, जो कोलकाता में ही स्थित है, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर ही आता है ग्रीन बेंच। अब देखो 1996 में बना, यानी कि बहुत पहले बन चुका है। तो इसीलिए इंडिया आज फर्स्ट ग्रीन बेंच टू डील विद एनवायरमेंटल मैटर्स, यानी कि पर्यावरण से संबंधित मैटर्स को डील करने के लिए ग्रीन बेंच बनाया गया भारत में। और यह भारत का सबसे पहला ग्रीन बेंच बना जो कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर आया। इसका मतलब यह है कि दूसरे हाई कोर्ट्स के पास भी ग्रीन बेंच है, लेकिन सबसे पहला ग्रीन बेंच भारत का बात करें तो यही है कलकत्ता हाईकोर्ट वाला। और उसी के बाद में 2010 में एनजीटी का निर्माण किया गया, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पूरा इंडिया के लिए है, जो दिल्ली में स्थित है इन्वायरमेंटल मैटर्स को देखरेख करने के लिए। उससे तो कितना आगे ही बन चुका है 1996 में। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 वीडियो जरूर देखना मेरे भाई, अगर आपको इसका एक्चुअली में लाभ उठाना है। तो पार्ट 2 वीडियो में मैं क्या करूंगा, आज के जितना भी हम लोगों ने सेशन में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, उसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसीएस में और दीगर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, उनको आप लोग जरूर देखना। एक तरह से टेस्ट होगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो इसलिए आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। चलो फिर, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।